खैर एंगुलर मोमेंटम की ही कंटिन्यूएशन में केपलर्स लॉ का टॉपिक आज कंप्लीट कर लो। कितने लोग को पता है इसमें से कि तीन लॉस कौन कौन से हैं? किसी को पता है इसमें से कि इसके तीन लॉस कौन कौन से हैं? हाँ जी। पता है किसी को नहीं? बोलो भाई। नो सर। नो सर। इस आदमी का नाम पहली बार सुन रहे हो क्या? सर एक तो वो मेजर एंड माइनर एक्सेस वाला होता है, हाँ हाँ। वो मुझे और एग्जैक्टली सर एक स्टेटमेंट वो याद नहीं है। एरियल वेलोसिटी के लिए जो रहता है लोग। हाँ, एंड एक टाइम डिपेंडेंट एरिया वाला सही होता है पड़ता जो, है। यस सर, टी और आर का रिलेशन। हाँ क्यूब में जो रिलेशन होता है वो होता है एक। सर एक तो वही था जो आपने बताया था, इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। यस सर, हाँ, वही this एक्सियल sweep Area of वेलोसिटी। spread by the something radius आर of का स्क्वायर statement है। इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, समथिंग कुछ ऐसा होता है। एक सर हाँ, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था। हाँ सर आपने पिछले चैप्टर में भी इसका डेरिवेशन कराया था, कहा था सिमिलर है। हाँ आस्था ठीक है बच्चा, लॉज ऑफ ऑर्बिट सही है तुम्हारा। ठीक है, तीन लॉज थे, इसमें से एक लॉ तो इन्होंने अबाउट ऑर्बिट बताया था कि किस टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब सर्कुलर हैं या फिर इलिप्टिकल हैं, तो उसको क्लैरिफाई कर दिया इन्होंने कि जो ऑर्बिट्स है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहे हैं। और सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बताया, अब इलिप्स की अगर बात करोगे तो आपको थोड़ा सा मैथ्स का आइडिया होना चाहिए आपको। कोनिक सेक्शंस कंप्लीट हुआ है हमारा? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं। सर अभी बस सर्कल हुआ है। थोड़ा थोड़ा आइडिया है। ओके, तो आपको इलिप्स में कुछ इतना बेसिक आइडिया है क्या कुछ कि मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या यस होती है? सर, ये यस सही सर, है। यस सर सर। तो उसका उसके फोकस कहाँ पे होते हैं? सर A,0 पे होते हैं सर, ई इसेंट्रिसिटी होती है। हाँ हाँ राइट, ई ई इक्वल टू सी बाय ए। बी बाई ई इक्वल्स टू बी बाई ए कहाँ होता है बच्चा? सर B बाई ए नहीं होता, ई आपका सी रूट बाय अंडर सी बाय रूट होता है अंडर सर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी बाय बी स्क्वायर होता स्क्वायर है। बाय ए स्क्वायर। राइट। हाँ मतलब एसेंट्रिसिटी का थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो ये टॉपिक में एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें होल्ड करना पड़ेगा बेसिक लेवल पे ही। अगर एसेंट्रिसिटी का आइडिया होगा तो थोड़ा सा एडवांस टच कर सकते हो। और तो पहला लॉ तो इनका थियोरेटिकल लॉ था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। बाकी दो मैथमेटिकल लॉज हैं, जिसमें एक इन्होंने एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया था और थर्ड लॉ के अंदर अपना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट बताया। तो फर्स्ट लॉ में कोई प्रूविंग नहीं है, बिकॉज वो उनका अपना इंट्यूशन था कि ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट वाला हो गया। इसमें सिंपली इन्होंने ये कहा कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कल नहीं बनेंगे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स रखेंगे आप। सेकेंड लॉ उनका एरियल वेलोसिटी का था, उसको समझो आप यहाँ पर। तो अगर हम कोई भी एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, मान लो कुछ ये ओवल टाइप का शेप होगा, नहीं है ना, यहाँ पर फ्लैट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंथ आती है। इन दो एक्सट्रीम एंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको आप मैथमेटिकली दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर एक्सिस से डिनोट करते हो। तो दोनों छोटे एंड्स को माइनर एक्सिस, 2a शायद आप लिखते होगे मैथ्स में इसको। यस सर। यस सर। इस लेंथ को 2a से डिनोट करते हो, और इधर वाले टॉप एंड और बॉटम एंड के बीच का जो डिस्टेंस आएगा इधर पे, इसको आप एलिप्स का माइनर एक्सिस के नाम से डिफाइन करते हो और इसकी लेंथ को डिनोट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ d। इस b और a के बीच में एक रिलेशन चलता है, और वो रिलेशन अभी आपको नहीं पढ़ा होगा, बट मैथ्स में आगे आप रीड करोगे कि b की वैल्यू डिफाइन की जाती है a एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर। कोई है इसमें से जिसको ये आइडिया, ये है रिलेशन पढ़ा रखा है इसने? यस सर। यस सर। ये, और यहाँ पर e क्या है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, राइट। और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है या कम होती है? सर कम होती है। कम होती है सर। राइट, सो दिस e इज लेस देन 1। 0 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, एसेंट्रिसिटी नाम देते हो आप इसको।
और ऑब्वियसली जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, वो सेंटर ऑफ एलिप्स कहलाएगा। और सेंटर के दोनों तरफ एक स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनको फोकस ऑफ एलिप्स कहे जाते हैं। दो फोकस होते हैं, एक सेंटर की लेफ्ट साइड पर, एक सेंटर के राइट साइड पर। तो हम किसी एक साइड वाले फोकस की बात करते हैं, और केपलर का अपना जो इंट्यूशन था उसमें ये कहा गया था कि जहां पर इसका फोकस होता है उसका भी एक डिस्टेंस होता है मैथ्स में यार। सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है ना, सर ए फ्रॉम तो सी सेंटर होती टू द नहीं सर, फोकस, से ए होती है। ए इंटू ई होती है वो। यस सर, ए इंटू ई होती है सर, ए इसलिए हम इंटू ई, कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 लिखते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप सेंटर को ओरिजिन मानेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड पे जो फोकस है उसमें एक तरफ ये सर सी डिस्टेंस, होती है शायद। अब सी मुझे नहीं पता बेटा, हम लोगों ने तो जो पढ़ा था तो बी और ए के नाम से ही पढ़ा था और ई के फॉर्म में पढ़ा था। अब ये सी कौन सी क्वांटिटी है, हो सकता है कोई नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। सर E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए लिखते हैं ना सर, उसी से स्क्वायर सर बोल रहे हैं वो। तो अपने अलग अलग टर्म्स हैं एनीवे। तो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर हमने कहा फोकस है, जहां पर केपलर के हिसाब से सोलर सिस्टम में आप सन को लोकेटेड मानते हो, कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। और कोई भी प्लैनेट्स की अगर हम बात कर ले तो वो सब इसके अराउंड इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम सेंटर पॉइंट को अब लिखेंगे नहीं है, सेंटर पॉइंट लिखने से क्या है, डायग्राम के अंदर स्पेस चला जाएगा। ये फोकस पॉइंट है, थोड़ा सा मैथ्स में आप रीड करोगे और आप यहाँ कहीं पर कोई प्लेनेट मान लें किसी पर्टिकुलर टाइम पर, लाइक इसी टाइम पर जिस टाइम पर आपकी क्लास चल रही है 21 दिसंबर 2020 और 4:30 एट दिस टाइम प्लेनेट की ये स्पेसिफिक लोकेशन। इस टाइम पर जो प्लेनेट है, ये टाइम अभी का टाइम दिया आपको मैंने 4:27 होने, तो 4:27 के टाइम पर प्लेनेट यहाँ पर है और 1 मिनट के बाद या 30 सेकंड्स के बाद ये प्लेनेट कुछ आगे मूव कर जाएगा। तो हम इस प्लेनेट को अगर हम सन से डिनोट करें, मतलब यहाँ से इसको कनेक्ट करें, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर डिनोट करेंगे, वेक्टर आर। और इस टाइम पर इस प्लेनेट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो आप दिखाओगे एलिप्स की बिल्कुल टेंजेंट के अराउंड। तो एलिप्स की टेंजेंट के अराउंड हम इसकी एक वेलोसिटी v दिखाएंगे। और अगर आप नोटिस करें एक चीज, कुछ नेग्लिजिबल टाइम है, मतलब 30 सेकंड्स का टाइम, 20 सेकंड्स का टाइम, 10 सेकंड्स का टाइम लेगा, जिसके अंदर ये प्लेनेट जो है वो पॉइंट P से मूव करके थोड़ा सा आगे आ जाए, पॉइंट P से मूव करके स्लाइटली आगे आ जाए इन अ नेग्लिजिबल टाइम ऑफ dt। तो अगर एक नेग्लिजिबल टाइम dt कंसीडर करेंगे तो प्लेनेट की लोकेशन चेंज होगी और वो इससे स्लाइटली आगे आ चुका होगा। और इतने कम टाइम के लिए ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट रही होगी और उसका जो डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया जाएगा इन द वेरी स्मॉल टाइम ऑफ dt, वो आप लिख सकते हो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम v into dt। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि dt टाइम के अंदर ये प्लेनेट जो होगा वो अपने इस इंस्टेंटेनियस लोकेशन से स्लाइटली आगे आ जाएगा, हल्का सा आगे आ जाएगा। और ये जो स्लाइट डिस्टेंस आगे कवर करेंगे, अगर इसको मैं डायग्राम में और रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो कि प्लेनेट यहाँ से हल्का सा राइट साइड पर होगा। डायग्राम में तो आपको काफी डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये काफी क्लोज पॉइंट्स होंगे। और जब ये एक्चुअल में काफी क्लोज पॉइंट्स होंगे तो ये लेंथ ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। यहाँ पर जो लेंथ बन रही है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, जिसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो आप v into dt से, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v मल्टीप्लाइड बाय टाइम dt। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, अब थैंक यू जी। अब वेक्टर्स वाले चैप्टर में याद करो, जब हम लोगों ने वेक्टर का एक चैप्टर डिस्कस किया था, सबसे पहला चैप्टर वेक्टर में, तो एक कंसेप्ट वहां पर ये डिस्कस हुआ था कि अगर हमारे पास कोई ये ए वेक्टर हो और इस तरफ कोई बी वेक्टर हो और उनको लेकर के अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो ए और बी को लेकर के, या फिर पैरेललोग्राम बनाते हो या ट्रायंगल, तो उनका एरिया कैलकुलेट करना बताया गया था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। अगर हम ए और बी को लेके पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो इस पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला था जो डिफाइन किया गया था इन दोनों के, कोई बताएगा कौन सा प्रोडक्ट लेते थे? क्रॉस प्रोडक्ट। AB sin theta. हाँ, the magnitude of A cross B is the area of a parallelogram constructed by two vectors A and B.
और वहां पर अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, पैरेललोग्राम यूज नहीं करना चाहते, अगर आप Divide यहाँ पर two हो triangle जाएगा। use डिवाइड बाय हाफ 2 कर हो देंगे। जाता है। तो आप इसमें 1/2 से डिवाइड कर लें, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। यही कंसेप्ट हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। ये हमारे लिए वेक्टर आर है, ये हमारे लिए वी डी टी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको और कनेक्ट करेंगे, और ये जो हमारे लिए ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया अगर कैलकुलेट करें इस वाले ट्रायंगल का, जिसमें एक साइड हमारे लिए वेक्टर आर है, उसकी पोजीशन वेक्टर, और दूसरी साइड उसकी डिस्प्लेसमेंट है v इंटू डी टी। तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज आर, अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल इज वी डी टी। ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर इसके एरिया को मैं डीए से डिनोट करूं तो दिस एरिया बाय दिस कंसेप्ट कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस आर क्रॉस v इंटू डी टी। क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर है? देखो बस, क्लियर है बालक? बालिका, Yes, sir. बालक बालिका दोनों? यस सर क्लियर है। यस सर। सर। यस। ओके। अच्छा, हम लोगों ने टाइम जो लिया है ना वो बहुत ही छोटा, dt का मतलब नैनो सेकंड्स का टाइम इंटरवल होगा ये। तो नैनो सेकंड्स, पिको सेकंड्स, इतने छोटे टाइम इंटरवल में डायग्राम के अंदर तो आपको ये दिख रहा है कि प्लेनेट यहाँ से यहाँ मूव कर गया होगा, बट रियल लाइफ में ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग एक पॉइंट पर होंगे, लगभग कोइंसाइड कर रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे होंगे। और अगर ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे होंगे तो ये ट्रायंगल बहुत ही पतला होगा, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा ट्रायंगल का वो बहुत ही स्मॉल एंगल बन रहा होगा। तो ये जो डॉटेड लेंथ देख रहे हो और ये जो सॉलिड लेंथ देख रहे हो, ये दोनों नियरली बराबर होंगे, ऑलमोस्ट बराबर लेंथ होंगे ये। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो r है ये इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है, बिकॉज अगर हमारा टाइम इंटरवल काफी ज्यादा हो जाएगा तो प्लेनेट की पोजीशन अगर सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है, मतलब यहां से कहीं और पहुंच जाता है, तो ये वाली पोजीशन लेंथ कुछ और आएगी, ये वाली पोजीशन लेंथ कुछ और आएगी। बट अगर आपने बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम ले रखा है तो ये वाली लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर और लेंथ ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर ऑलमोस्ट बराबर मान सकते हैं, यानी ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर हो गया और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, dA इक्वल्स टू 1/2, इसमें हम मास मल्टीप्लाई करके और मास से डिवाइड भी कर लेंगे, तो m से डिवाइड करेंगे और ऊपर m मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉडुलस ऑफ इसके अंदर m मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो r क्रॉस m इंटू v, और dt एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर ले सकते हो। अब जरा आप रिकॉल करो ये चीज बाय डेफिनेशन क्या बताई गई है, क्रॉस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीज आप कह सकते हो कि ये इस प्लेनेट का इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम हुआ रिलेटिव टू दिस पॉइंट। r क्रॉस mv इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लेनेट रिलेटिव टू द पॉइंट कैपिटल S। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि dA by dt which is defined as aerial velocity, dA by dt aerial velocity is magnitude of angular momentum of the particle, angular momentum of the planet relative to point S। ये मैं लिख नहीं रहा हूं बट आपके माइंड में होना चाहिए कि जो भी हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लिखेंगे वो रिलेटिव टू पॉइंट S लिख रहे होंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ दैट प्लेनेट। अब यार एक पॉइंट और था, अभी रिसेंटली जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया उसमें एक पॉइंट और डिस्कस हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी dl by dt इट वाज डिफाइंड एज वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, टॉर्क जिसको कहते हो। और इस प्लेनेट पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जो कि टुवर्ड्स कैपिटल S होगा, यानी इंस्टेंटेनियसली फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स F होगी। ऐसे में r क्रॉस F की वैल्यू निकालें अगर दोनों वेक्टर्स पर देख लो आप, 0 ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स पॉइंट S हो गया और वेक्टर r अवे फ्रॉम द पॉइंट S हो गया, दोनों सेम लाइन पर है बट अपोजिट डायरेक्शंस में है। r वेक्टर टुवर्ड्स प्लेनेट है और फोर्स वेक्टर टुवर्ड्स पॉइंट S है।
बट स्टिल वो 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में। कितना बनेगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, आर क्रॉस एफ की वैल्यू? 0। और आर क्रॉस एफ अगर 0 बन रहा है, इसका मतलब वेक्टर एल के बारे में क्या बोलोगे आप? अगर डीएल बाई डी 0 कांस्टेंट है। का मतलब एल कांस्टेंट। और अगर एल की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो यहाँ पर देखो आप, इफ एल इज कांस्टेंट, मास ऑफ प्लेनेट वैसे भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो इफ एल इज कांस्टेंट एंड मास इज कांस्टेंट, dA by dt is implies constant. dA by dt is constant। और यही केपलर का सेकंड लॉ है, that the aerial velocity of the planet remains constant। second law of planet, second law of Kepler। क्या बेसिस हुआ इसका? मतलब ये कोई इंडिपेंडेंट लॉ हुआ या फिर ये किसी चीज का कंसीक्वेंस बन गया? ये Consequence. Consequence. किसका किसका कॉन्सिक्वेंस है ये? Angular momentum. Conservation of angular momentum. राइट, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, इस वजह से आप कह रहे हो कि इसकी जो एरियल वेलोसिटी होगी प्लेनेट की वो कांस्टेंट रहने वाली। ये सेकंड लॉ हो गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। द एरियल वेलोसिटी इज कंजर्व। इनफैक्ट हम लोगों ने एरियल वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी है, दैट एरियल वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट एस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द प्लेनेट L/2m। एंड एरियल वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला, एंड ये कंजर्व है, कांस्टेंट है, बिकॉज L कांस्टेंट है। ठीक है बच्चा, नोट कर ले तो कंफर्म कर देना एक बार। Yes sir, कर लिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये आगे ध्यान रखना है आपको कि एंगुलर मोमेंटम इस प्लेनेट का कंजर्व रहने वाला है रिलेटिव टू पॉइंट एस। मैं बार बार रिलेटिव टू पॉइंट एस के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ। पिछले 3 लेक्चर्स में भी मैंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, और ये तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप ये स्पेसिफाई ना कर दीजिए कि एंगुलर मोमेंटम आप निकाल किसके अबाउट रहे हो, किस कौन से पॉइंट के रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हो। क्या इसमें और भी कोई पॉइंट चूज कर सकते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, या सिर्फ पॉइंट एस के अबाउट कंजर्व? बताएं बच्चा, सिर्फ एस के अबाउट ही कंजर्व करा सकते हैं, या और भी कोई पॉइंट लेकर के हम कह सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं आ रहा समझ में? जो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है वहाँ पे, उस पूरी लाइन में किसी भी पॉइंट पे होगा? नहीं, किसी भी पॉइंट पर। लेकिन एक बात बताओ, ये प्लेनेट अपनी पूरी लाइफ टाइम यही तो रहेगा नहीं। 2 साल, 4 साल बाद, 5 साल बाद, डिपेंड करता है इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना है। तो कभी ना कभी ये प्लेनेट यहाँ भी तो आ जाएगा, कभी ये प्लेनेट कहीं और भी होगा। तो अगर आप इसके पूरे लाइफ टाइम के लिए बात करते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तब कौन सा पॉइंट चूज करोगे? दूसरा फोकस तो दूसरा फोकस है। यही पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। अगर ये पॉइंट लेते हो तो फिर आप प्लेनेट की किसी भी लोकेशन के एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो, क्योंकि उसकी अलग अलग लाइफ टाइम बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वो प्लेनेट यहाँ कहीं पर हो भी गया तो भी इसका फोर्स तो पॉइंट एस की तरफ हमेशा ही रहेगा। जब ये प्लेनेट यहाँ होगा तब भी इसका फोर्स पॉइंट एस की तरफ होगा। तो अगर आप अपने पॉइंट एस को रेफरेंस मानते हो तो किसी भी टाइम पर फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो पॉइंट एस से पास होती रहेगी, और किसी भी टाइम पर आर क्रॉस एफ को 0 कह सकते हो, यानी कि किसी भी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू कंजर्व करा सकते हैं। जितना एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर, उतना ही साल भर बाद अगर ये प्लेनेट यहाँ पर है तब आएगा, 2 साल के बाद अगर प्लेनेट यहाँ पर पहुंच गया तब भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम रहेगा। दैट मीन्स पूरे ऑर्बिट का उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट आपको रेफरेंस पॉइंट इसको लेना है, पॉइंट एस। चलिए इसको ध्यान रखना, एरियल वेलोसिटी इज द एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड लॉ को प्रूव करते हैं, जो टाइम पीरियड वाला लॉ है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। देखो ये बताएं, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ कितना हो सकता है? सन से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर प्लेनेट होगा, वो लोकेशन कहाँ पे होगी जहां पर उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस? मेजर एक्सिस के अपोजिट वाले एंड पे।
मेजर एक्सिस की अपोजिट एंड, तो मेजर एक्सिस राइट साइड वाला एंड, यहाँ पर जिस टाइप पर प्लेनेट होगा वो आप कह सकते हो कि वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। इसको हम आर मैक्स से डिनोट कर दे रहे, द मैक्सिमम डिस्टेंस। और इसी मेजर एक्सिस के दूसरे वाले साइड पर जब प्लेनेट होगा, ऑन द अदर साइड जब ये प्लेनेट बनेगा, तो ये उस सन के मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, इसको आप डिनोट कर दे आर मिनिमम। और मैथमेटिकली ये आर मैक्स प्लस आर मिनी की वैल्यू डिफाइन करोगे 2 टाइम्स ऑफ ए, नंबर 1। इसका ना एस्ट्रोनॉमिकल टर्म भी है, अगर आपको आइडिया होगा ना। पेरिहिलियन एपीरियन। पेरिजी, हाँ पेरिजी कौन सा पॉइंट है इसमें से? एपोजी एंड प्लस पेरिजी। पेरिजी सर क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, एपोजी फर्दर। कौन सा आपको पॉइंट एप्सिस जहाँ और पर पेरी मिनिमम एप्सिस। डिस्टेंस आएगी, जहाँ मिनिमम डिस्टेंस है? पेरी एप्सिस है सर ये। हाँ राइट। तो वो खैर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, उसके हमें यूज नहीं होता, तो हम लोग उसको स्किप करके मैक्सिमम मिनिमम से करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो इस प्लेनेट की वेलोसिटी यहाँ पर v डिनोट कर दे रहे, v1 से डिनोट कर दे रहे। मैं एक काम करने वाला हूँ, सिंबॉलिकली r मैक्सिमम को मैं r1 लिख दूंगा, और जब मिनिमम डिस्टेंस r मिनिमम को मैं r2 से डिनोट कर दूंगा, और यहाँ पर हम कह देंगे इसकी वेलोसिटी v2 होगी। जस्ट नाउ हम लोगों ने ये देखा था कि एंगुलर मोमेंटम पॉइंट s के रिलेटिवली कंजर्व करा सकते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का सिंपल रिजल्ट ये भी था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mv इनटू r परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो पॉइंट s के रिलेटिवली, तो क्या लिखेंगे? एट दिस पॉइंट यहाँ पर r और v ऑलरेडी 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, V1 तो यहाँ पर अगर मैं एंगुलर मोमेंटम mv1 r1 mv1 इनटू r1, और इस पॉइंट पर अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं जहाँ पर v और r पहले से 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर भी आप लिखोगे इसको v2 r2, ये दोनों बराबर करोगे आप, नंबर 1 इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू पॉइंट s कंजर्व है। ओके ठीक है, ये चीज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के थ्रू ये इक्वेशन सही है? यस सर। यस सर। ठीक है राइट। सेकंड इक्वेशन, बिकॉज ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, और अगर हम स्पेस में एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट कर ले, एज्यूम करें कि कोई किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमें एक और कंजर्वेशनल लॉ फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम के अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी जिसको यहाँ पर कंजर्व किया जा सकता है। सर एनर्जी। सर हाँ ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम का, देखिए फिजिक्स में 3 ही कंजर्वेशनल लॉज हैं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व करा चुके, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं क्योंकि फोर्स लग रही है इसके ऊपर। और तीसरा लॉ, 3 ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, थर्ड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर जब इस पॉइंट P पर आएंगे, यहाँ पर एट दिस पॉइंट, तो मैकेनिकल एनर्जी, पहले वाले का तो एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, नाउ कैपिटल E व्हिच इज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इसकी 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक अलग फॉर्मूले से डिफाइन किया गया था, बिटवीन 2 मासेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वो mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, एक और फॉर्मूला डिस्कस हुआ था G_m1m2/r1 माइनस में, एक और फॉर्मूला डिस्कस हुआ था माइनस G_m1m2 डिवाइडेड बाय r वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर r1 डिस्टेंस पे है तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस G कैपिटल M। कैपिटल M हम इसका मास ऑफ सन मान के चल रहे हैं, कैपिटल M यहाँ पर मास है, स्मॉल m हम इसका मास मान के चल रहे हैं, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r1। इतनी टोटल एनर्जी आई इस पॉइंट पर। और इधर वाले पॉइंट पर जब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी की वैल्यू, यहाँ स्पीड v2 है और डिस्टेंस r2 है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बोलो। यस सर।
अब आपको ना एक काम करना है, वो अपने आप करना पड़ेगा, देखो खुद से ड्राइव करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन से ये m और n कैंसिल कर सकते हो, और काम क्या करना है बता दूं आपको। यहां से v1 की वैल्यू लिखो, फर्स्ट इक्वेशन से v1 की वैल्यू v2 r2 डिवाइडेड बाय r1। v1 की वैल्यू लिखिए आप v2 r2 डिवाइडेड बाय r1, और उस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट इक्वेशन से v1 इक्वल्स टू v2 r2 डिवाइडेड बाय r1, और वो v1 हम यहां पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन पे, और फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके v2 का फाइनल रिजल्ट निकालो कितना बनता है। एक्सप्रेशन फॉर v2, फर्स्ट इक्वेशन से v1 लिखिए इक्वल्स टू v2 r2 डिवाइडेड बाय r1। ये v1 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, और इस पूरे इक्वेशन को सिंपलीफाई करके जरा ट्राई करके बताओ v2 का एक्सप्रेशन कितना बनता है। करोगे अपने आप ही, बताओ। समझ आ रहा है क्या करने को बोल रहा हूँ आपको यार? यस सर। है ना, ये v1 सेकंड इक्वेशन में रखें, इन द सेकंड इक्वेशन में v1 रखें, और यहाँ पर भी v तरफ अरेंज करो, r1 r2 को एक तरफ अरेंज कर दो, और v2 का फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनता है वो सॉल्व करें। इसका आंसर है So G under root G capital M R1 upon R2 into R1 plus R2. अच्छा, कुछ ऐसा बनना चाहिए, देखो स्क्वायर रूट ऑफ सर 2 स्क्वायर रूट ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r1 इनटू 2r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। यस सर, ये बन रहा। Yes sir, होगा 2b। आंसर लिखने के बाद बड़ी जल्दी यस बोल देते हो तुम लोग। Sir वो एक हाफ का mv स्क्वायर का नहीं। आंसर लिखने से पहले डरते हो कि आंसर बोलेंगे गलत हो जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगी। देख लो बच्चा, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। सर 2r1 नहीं होना चाहिए वो। सर वो R1 by R2 होगा। सर नीचे वो R1 की जगह R2। R1 by सर R2 उल्टा लिख दिया सर अपने रेसिप्रोकल लिख दिया। यस सर, नहीं, R1 की अभी आप ही जगह लोगों ने R2 होना चाहिए नीचे, और ऊपर R1 होना चाहिए। हाँ अभी यस बोला था, इसीलिए मैंने बोला था, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो। बच्चा एक्चुअली ये आएगा GM बाई यहाँ पर R2 आएगा, और यहाँ पर जो 2r2 लिख रहे हो यहाँ पर आएगा 2r1। अभी ठीक है? यस सर। यस सर, अब सही। हाँ तो देख लेना बच्चा, मैं धोखा बोल देता हूँ। चलो, और अगर यहीं से मैंने उल्टा किया होता, v2 की वैल्यू यहाँ रखी होती तो मुझे v1 मिल जाता। हालांकि अगर आप उस सिमेट्री का आर्गुमेंट लगा लो कि अगर v2 का आंसर ऐसा बन सकता है, और सिमेट्रिकल इक्वेशंस है, सिमेट्रिकल इक्वेशंस इसलिए होंगे बिकॉज v1 r1 v2 r2, यहाँ v1 r1 है, यहाँ v2 r2 है। तो इक्वेशंस की सिमेट्री को देख करके आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि जो v1 आएगा यहाँ पर वो रूट ऑफ g कैपिटल M, जहां पर r2 आना चाहिए था वहां r1 बन जाएगा। कुछ ऐसा टर्म हो जाएगा। इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज सिमेट्रिकल इक्वेशंस है। अगर हम v1 को ये लिख सकते हैं तो हम इसी जगह v2 को भी लिख सकते हैं, सिमिलर फॉर्मेट में v2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, यस। हाँ अभी एक पार्ट और बचा है, अभी काफी टाइम लगेगा इसको डिराइव करने में, और इसके रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए। और ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ओलंपियाड्स का काफी फेवरेट टॉपिक है।
अगर आप किसी भी ओलंपियाड के स्टेज में जाते हो तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आने ही आने। जेई में रिलेटिवली कम वेटेज है इसका थोड़ा सा। अब एक काम करो, ये जो V1 और V2 निकाला है इसमें से किसी भी एक का एक्सप्रेशन चाहे V2 या फिर V1 यहां पर पुट करो आप और चेक करके बताओ कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। यहाँ पर V1 स्क्वायर है तो आप V1 की ये जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया ना ये पूरा टर्म, तो V1 का ये पूरा एक्सप्रेशन उठा करके यहां पर लेके आओ V1 स्क्वायर की जगह पर, और ये पूरा टर्म सॉल्व करके देखो कि आप टोटल एनर्जी क्या बनती है। कैपिटल ई मतलब एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी 1/2m। करो जरा इसको। V1 का वैल्यू यहां रखो मतलब उसका स्क्वायर, तो हाफ m इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R1, और इसको फिर सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि टोटल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन बन रहा। थोड़ा सा फास्ट करिएगा बिकॉज एक टॉपिक आज और भी है इंपल्स में। GMM/R1 ब्रैकेट्स में R2/R1 R1 + R2 - 1। ना बालक, सर माइनस GMM/R1 + R2। यस बिल्कुल सर। यही है। बिल्कुल सही। एनर्जी का एक्सप्रेशन बनना चाहिए माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और डिनोमिनेटर में आना चाहिए R1 + R2, जिसको आप 2a भी लिख सकते हो। और ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ जिसको याद रखना है, एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये याद रखना है बिकॉज ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये। एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ मास ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M के अराउंड स्मॉल m अगर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करे जिसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। पहला रिजल्ट इसको याद रखना है। जिसको याद रखना है वो बता रहा हूं आपको, ये लर्न करना है आपको। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये याद होना चाहिए। और एक और डेरिवेशन करेंगे इसमें भी, एक और डेरिवेशन ये करनी है। अगेन V1 या V2 में से कोई भी एक्सप्रेशन यहां पर लेकर के आओ और कैपिटल L यानी कि एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन सॉल्व करें। कैपिटल L विच इज एंगुलर मोमेंटम, इसका एक्सप्रेशन, इनफैक्ट एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए एरियल वेलोसिटी का। और इसके जस्ट पीछे वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने एक डिस्कशन ये किया था कि एरियल वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। ये भी जस्ट पीछे डेराइव किया, इसके जस्ट पहले वाला डेरिवेशन। अब अगर L = mv1r1 है, इफ L = mv1r1, मुझे चाहिए L/2m की वैल्यू, तो L डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m की वैल्यू बनेगी v1r1 डिवाइडेड बाय 2। आपको ये निकालना है L/2m, जिसकी वैल्यू बनेगी v1r1 डिवाइडेड बाय 2, और उसमें आप v1 का ये एक्सप्रेशन पुट कर दें। चेक करके देखो कि ये कितना बनेगा फिर। √ कैपिटल G स्मॉल m R1 R2 अपॉन 2 R1 + R2, ये पूरा √ में। स्क्वायर रूट में G कैपिटल M R1 R2 ओवर 2 टाइम्स ऑफ R1 + R2। R1 + R2। बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे जरूर। भी दिख रहा होगा। यस सर, यही है। सही है सर। कंफर्म करिएगा, मतलब ऐसे किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, कुछ बोल दिया गया तो उसको मान ले। वैसे सही लिखा है इसने, आंसर सही है, बट फिर भी कंफर्म करो अपने आप। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट है जिसको याद रखना है। एक एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एरियल वेलोसिटी
which is defined as angular momentum by 2 times of mass, जिसकी वैल्यू रूट ऑफ g m r1 r2 by r1 plus r2 into 2. ये दो रिजल्ट्स। अब फाइनली अब ये देखो सबके समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि समझने के लिए पेन लेना पड़ता है और अपने आप स्टडी भी करनी पड़ती है। और में से कई सारे लोग हैं जो सिर्फ इतना वेट करते हैं कि हमें जब कोई पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। एलिप्स का टोटल एरिया पाई ए बी। हाँ, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना लगेगा, टाइम पीरियड जिसको कहते हो, तो कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ पर है तो यहाँ से अगर जब अपना पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, एक ऑर्बिट जब वो पूरा कंप्लीट करेगा, तो इसकी ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना एरिया कवर करेगी। अगर ये इसकी पोजीशन वेक्टर मान लें और ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, और ऐसे करके ना पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले वापस, तो क्या एलिप्स का पूरा एरिया कवर नहीं कर लेंगे? यस सर। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया जो कवर करने वाले हैं, और एरिया ऑफ एलिप्स का रिजल्ट है पाई ए इंटू बी। अब ये मैं बताऊंगा नहीं कैसे आया है, आप इंटरेस्टेड हो तो सर्च कर लो। डिवाइडेड बाय टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कवर्ड पर सेकेंड, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA by dt। आया समझ में ये चीज? यस टोटल एरिया डिवाइडेड बाय dA by dt। अब एक और दो तीन चीजें मैथमेटिकल रहेंगी इसमें, दो तीन और मैथमेटिकल चीजें होंगी। एक तो इस A और B को आप R1 और R2 के फॉर्म में कैसे लाओगे, वैल्यू ऑफ A और B अगर मुझे R1 R2 के फॉर्म में लानी हो, तो A तो R1 plus R2 by 2 है, तो A को तो रिप्लेस कर लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि A रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा R1 plus R2 डिवाइडेड बाय 2, तो A रिप्लेस हो जाएगा। B को कैसे रिप्लेस करेंगे ना, देखो ये भी अगेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स है कि जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ एलिप्स, वहां से ये जो फोकस वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल e लिखा जाता है, a इंटू स्मॉल ई, और स्मॉल ई जस्ट नाउ भी पीछे बताया गया था कितना होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और सेंटर से यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस आपका a है, सेंटर से लेकर के लेफ्ट साइड का ये टोटल डिस्टेंस a स्मॉल है, बिकॉज टोटल लेंथ अगर 2a है तो सेंटर से यहां तक की लेंथ हो जाएगी स्मॉल a, उसमें से a इंटू e सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो रिमेनिंग डिस्टेंस r2, यानी डिस्टेंस r2 को हम लिख सकते हैं a इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल e। और जो b है उसका भी एक रिलेशन था यार, b उसका रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इट वाज a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर। ये दो मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, सबको यहां पर लेके आते हैं। आई ए को ए ही रहने देंगे, ए को एज इट इज रहने दो, हम b को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और b को हम लिखेंगे a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर और रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल G कैपिटल M, R1 को रिप्लेस कर लेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 तो रिप्लेस हो जाएगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A बन जाएगी। और R1 को भी क्या लिखेंगे, देखो
यहाँ से यहाँ तक अगर आपका r1 डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस r1 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल a है, और उसके बाद a इंटू ई और आगे जाना है आपको, यानी कि डिस्टेंस r1 को a और e के फॉर्म में लाना चाहें अगर, डिस्टेंस r1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड e, तो इसको लिख सकते हैं a 1 प्लस 1 प्लस e, और r2 को लिखा गया है a इंटू 1 माइनस e, r1 को a इंटू 1 प्लस e और r2 को a इंटू 1 माइनस e लिखना है, यानी कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर में जो चीज आने वाली है यहाँ पर वो आएगी 1 माइनस e स्क्वायर, a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर। एक चीज है सर, हाँ जी, सर वो 4 सर ही आपने होगा। R1 प्लस R2 को 2a हो जाएगा तो 4a नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ, हो रहेगा। अब ये देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है इसमें, यस सर, 1 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट। और कुछ बचेगा? सर a कैंसिल हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा that time period will be 2 times of pi divided by square root of capital G into capital M and a raised to the power 3/2? कंफर्म कर लीजिएगा इसे एक बार फिर से। कंफर्म करो। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रूट में है, यहाँ भी स्क्वायर रूट में, कैंसिल आउट। यस सर, यही हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है। ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, नीचे यहाँ पर एक और ए है, तो एक ए अंदर कैंसिल हो जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए बचेगा, ऊपर ए स्क्वायर है, सब एडजस्ट करके ये आंसर बनना चाहिए। यस सर। हाँ सर यही बन रहा है। यस सर, आ रहा है। तो ये तीसरा रिजल्ट है जिसको याद रखना है, मतलब जो हमने ये सब तो डेरिवेशन चल रही थी कि रिजल्ट से डिराइव कैसे होगा, बट एंड रिजल्ट ये है दैट टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a, एरियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। और यहां से अगर आप एक बात बताओ, टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो वो a की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा? ए क्यूब। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ए क्यूब। और यही केपलर थर्ड लॉ है। यस सर। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, और साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी इनटू एम। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सारे प्लैनेट्स के लिए कॉमन कांस्टेंट नहीं है? यस सर, क्योंकि एम सन का मास कांस्टेंट है और एम दोनों कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर जो मास एंटर हो रहा है वो तो सन का मास एंटर हो रहा है। तो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स आप लोगे, आप जुपिटर यूज कर ले, प्लूटो यूज कर ले, कोई भी प्लैनेट यूज कर ले, उन सब के टाइम पीरियड के लिए उनकी मेजर एक्सिस की लेंथ रिस्पॉन्सिबल होगी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सारे प्लैनेट्स के केसेस में सेम आएगा। क्लियर है? यस सर। ये कांस्टेंट हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड कितने टाइम पीरियड पर अप्रोक्सीमेटली रिवॉल्व कर रहे हैं? एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, है ना? 365 डेज। तो अगर हम टाइम पीरियड को 365 डेज और उसको फिर आवर्स में कन्वर्ट कर ले, फिर मिनट्स में कन्वर्ट कर ले और सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले जाए, तो क्या हमें यह आइडिया लग सकता है कि हमारा अर्थ सन के अराउंड जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में है उसके मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, प्रोवाइडेड कि कैपिटल जी और कैपिटल एम की वैल्यू दी जाए आपको? यस सर। यस सर। कैपिटल जी कैपिटल एम की वैल्यूज दी जाएंगी, बिकॉज ये एक फैक्ट है। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, पहले से दिया जाता है, और मास ऑफ सन ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको किसी प्लेनेट के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड मालूम चल जाए तो आप यहीं से बैठे बैठे ये पता लगा सकते हो कि वो प्लेनेट जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट में है उसके मेजर एक्सिस की क्या लेंथ बन रही होगी। ठीक है बालक, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये केपलर्स लॉ थे, उनकी डेरिवेशन थी। पहले लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, बाकी के दोनों लॉज मैथमेटिकली प्रूव हो गए। सेकंड लॉ डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है,
that is consequence of conservation of angular momentum, and the square of time period is proportional to a cube. It is the consequence of conservation of angular momentum as well as conservation of mechanical energy. सर तो वो जो आपने एनर्जी कंजर्व कराई थी तो हाँ। उसमें हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं लिखी ना क्योंकि वो हर जगह सेम ही है। हाँ, मतलब स्पिनिंग प्लेनेट का स्पिन कंसीडर नहीं किया है हमने, प्लेनेट का ऑर्बिटल मोशन कंसीडर किया है। स्पिन वाला हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एज इट इज रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। यस सर। हाँ। अब ये रिजल्ट्स का एप्लीकेशन देखोगे आप, ये तीन जो मेन रिजल्ट्स हैं इनको कैसे यूज करना है। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये आ रही है, एक और इंपॉर्टेंट चीज की एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें माइनस का साइन आया हुआ है। क्या इंडिकेट कर रहा है यार ये? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का नेगेटिव होना क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का नेगेटिव में आने का इंडिकेशन क्या बन रहा है यहाँ पर? ये सिर्फ एक मैथमेटिकल रिजल्ट है या ऐसा कोई फिजिकल मतलब भी है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस में है? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना? पढ़ चुके हो ऑलरेडी? उसमें इन्फिनिटी से किसी ऑर्बिट तक लाने का। हाँ, नहीं, एनर्जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी तो अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है सर? नेगेटिव अगर हो आप जाती नेगेटिव होती है सर, माइनस में होती है, और वो भी ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, वो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल ऑर्बिटल मोशंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का एटम के अराउंड या फिर प्लेनेट का सन के अराउंड, इन दोनों में एक सिमिलरिटीज ये है कि दोनों की टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो क्या इसको ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल मोशन में, और दोनों में एक कॉमन चीज भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में और ग्रेविटेशन में एक कॉमन चीज और भी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जिस फोर्स की वजह से ऑर्बिटल मोशन होता है वो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है, जिसको लिखा जाता है K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यस सर। और ग्रेविटेशन में जिस फोर्स की वजह से आप ऑर्बिटल मोशन कर रहे हो उसका एक्सप्रेशन है कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सिमिलर है, दोनों 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। तो अट्रैक्टिव फोर्स है 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन भी अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इन दो सिमिलरिटीज की वजह से वहां पर भी आपका टोटल एनर्जी माइनस में है और यहाँ पर भी टोटल एनर्जी माइनस में है। इसका कंसिक्वेंस ये भी कह सकते हो, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है सर, और ऐसे ही जो हमारा प्लेनेट है वो सन के अराउंड बाउंडेड है। जस्ट लाइक जैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, उनको ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से पढ़ते हो। यस सर। और ऐसे ही हम ये कहेंगे कि जो हमारा इसी का नेगेटिव ले लें, मतलब कि यहाँ प्लस साइन लगा दे, यानी यूं कह दीजिए कि अगर हम प्लस में प्लस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2a इतना एनर्जी अगर हम सिस्टम को दे देते हैं तो ये यहाँ की सिमिलर टू द आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, बट इसका हम नाम दूसरा यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्लेनेट एंड या फिर सैटेलाइट, जैसा भी सिस्टम बन रहा होगा। बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बाउंडेशन, टू ब्रेक द बाइंडिंग बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। और वो बाइंडिंग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बाइंडिंग को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी, वो है प्लस कैपिटल G m स्मॉल m बाय 2a। मतलब अगर इतना एनर्जी किसी तरीके से उस रिवॉल्विंग प्लेनेट को मिल जाए तो वो अपना रिवॉल्यूशन बंद करके सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड चला जाएगा, जहां पर उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होगी,
और इस फिनोमेना को आप बोलोगे कि वो वहां से एस्केप कर गया, भाग गया। अब आपसे ना मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और देखो इसके एप्लीकेशंस कैसे बताएंगे। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये प्लैनेट्स के लिए भी है और ये थ्योरी आर्टिफिशियल प्लैनेट यानी कि सैटेलाइट्स के लिए भी है। आप प्लैनेट्स के लिए भी सेम थ्योरी लगाओगे और सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल प्लैनेट्स माने जाते हैं, उनके लिए भी सेम थ्योरी लगाएंगे। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, पहले तो आप बताना ये पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट हम ये कह रहे हैं कि अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट का अगर मान लो इलिप्टिकल पाथ बन रहा हो, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर हो। नॉर्मली सर्कुलर पाथ पे होते हैं बट यहाँ पर हम इलिप्टिकल पाथ मान रहे हैं। अब अपनी कंट्री ड्रॉ कर ले पहले यार को, थोड़ा सा रफली एक हल्का सा आइडिया इंडिया को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ अर्थ से इस सैटेलाइट की अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर, मतलब किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर सैटेलाइट की पोजीशन r0, इसकी वेलोसिटी v0 और पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल φ0। मेरा क्वेश्चन है, पहले आपका इसका आंसर यस और नो में देना। अगर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि सैटेलाइट को जिस समय लॉन्च किया गया था उस टाइम वो सेंटर ऑफ अर्थ से कितने दूर था, कितनी वेलोसिटी से उसको लॉन्च किया गया और किस डायरेक्शन में लॉन्च किया गया। लॉन्च करने की पोजीशन पता है, लॉन्च करने की वेलोसिटी पता है और लॉन्च करने का डायरेक्शन पता है। तो क्या ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है इसके पूरे एलिप्स के मेजर एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए? यस सर। क्या ये क्या ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है इस बात का पता लगाने के लिए कि ये कितने टाइम पीरियड में रिवॉल्व करेगा? यस सर। मतलब एक सैटेलाइट की 3 चीजें पता है आपको। भाई इंडिया में हम लोग कहाँ से लॉन्च करते हैं, अगर आप याद करो तो वो स्पेशल प्लेस कौन सी है जहाँ से आप सैटेलाइट श्रीहरिकोटा। आपको लॉन्चिंग प्लेस पता है? नॉर्मली वर्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग। यस सर। लेकिन वो वर्टिकल एक्चुअली आप बोलते हो बट वो जो एंगल देखा जाएगा वो कहाँ से देखा जाएगा? मतलब चलिए वर्टिकल प्रोजेक्ट किया मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पता है, किस सैटेलाइट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ये भी पता है, उसको कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इतना ही पता है। तो हम अर्थ पे ही बैठे बैठे तो ये सब कैलकुलेट करते हैं ना कि ये सैटेलाइट मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, कितना उसका मेजर एक्सिस बनेगा, कितने टाइम बाद वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। और एक्चुअली हाँ बच्चा, एक और चीज जो आपने हरिकोटा एग्जांपल दिया वहां पर सिचुएशन दूसरी होती है। मेरे ख्याल से अगर आपने किसी मूवीज में या वीडियोस में देखा हो तो सैटेलाइट अर्थ से लॉन्च नहीं होते, वो तो एक रॉकेट में ले जा करके ना रॉकेट को वर्टिकली फायर करते हो। अगर आप नोटिस करें कभी, पता नहीं कितना आपने ध्यान दिया हो कि पहले एक बॉडी होती है रॉकेट की, वो किसी हाइट तक जाती है, तो फिर वो ब्रेक फिर ऑफ करने सैटेलाइट लगती डिटैच हो है जाती है बॉडी उससे। सैटेलाइट तो उसके अंदर रखा होता ना। यस यस सर। यस सर। तो सैटेलाइट की लॉन्चिंग अर्थ के सरफेस पर नहीं होती है, सैटेलाइट की लॉन्चिंग अर्थ के सरफेस पे कुछ हाइट पर और वो भी किसी डायरेक्शन में की जाती है, किसी एंगल पे होती है वो। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने किस हाइट पर सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस डायरेक्शन में लॉन्च किया है, कितनी वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ये पता लगाने के लिए कि वो सैटेलाइट हमारी अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है। ये आर मैक्स फाइंड कर सकते हो आप, कितना इसका टाइम पीरियड होगा ये भी निकाल सकते हो। कैसे? सर एनर्जी कंजर्वेशन से सर। ये इक्वेशंस यूज कर, हाँ कंजर्वेशन लगा लो या तो आप डिराइव कर लो, या मैं बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट्स अगर आपके माइंड में है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो एनर्जी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी के 2 कंपोनेंट्स आप कौन कौन से पढ़ते हो? तो एनर्जी का एक कंपोनेंट काइनेटिक वाला और एक कंपोनेंट पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग क्लास 8th 9th से सुनते चले आ रहे कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ
मतलब अगर इन दोनों की जो बेसिक डेफिनेशन 7th 8th क्लास से आपको पढ़ाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हो आप? एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ मोशन या पोजीशन की वजह से। पोजीशन पोटेंशियल पोजीशन 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 तो अगर पोजीशन पता है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पता है। लॉन्चिंग वेलोसिटी पता है मतलब काइनेटिक एनर्जी पता है। तो अगर मुझे इनिशियल लोकेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों दे दी जाए तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने मुझे ये दोनों बता दिए। जब दोनों बता दिए तो मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, और जब टोटल एनर्जी मिल गई तो मैं इस रिजल्ट का यूज करके इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस कैलकुलेट कर लूंगा। यस सर। ठीक, और जैसे ही मुझे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के मेजर एक्सिस की वैल्यू ए मिलेगी, टाइम पीरियड मिल टाइम जाएगा। पीरियड सर के टाइम एक्सप्रेशन में पीरियड जाकर मिल के आप जाएगा। सीधा निकाल सकते हो। बोलो बोलो अच्छा। यस सर। मैं इसको है ना एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट सेंटर से जितनी ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। अर्थ के रेडियस से डबल हाइट डिस्टेंस पर, मतलब कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस कैपिटल आर मान रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर डिस्टेंस पर लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्चिंग एंगल जो है यहाँ पर वो दे रखा है आपको 60 डिग्री का, और जो लॉन्चिंग वेलोसिटी है उसके बारे में कह रखा है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। जस्ट एग्जांपल्स के फॉर्म में लिया मैंने इसको। ये 3 वैल्यूज दी गई हैं। सेंटर से 2r डिस्टेंस पर 60 डिग्री के एंगल पर, और इस वेलोसिटी से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, और सैटेलाइट का मास भी स्मॉल एम दिया रखा है। मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल एम, अर्थ का मास कैपिटल एम। चेक करके बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? यही क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताएं बच्चा, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या करना है मुझे इसमें? आंसर नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। हाँ, आंसर नहीं पूछ रहे हैं आपसे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इतनी मेहनत मैंने की है या हम लोगों ने की है, ज्वाइंटली की है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे से। आप चाहो तो बिना डेरिवेशन के इन रिजल्ट्स की एप्लीकेशन सीख करके अपना टाइम बचा सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट कर दो कितनी एनर्जी है। तो मैं सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करता हूं कि लॉन्च करते वक्त क्या एनर्जी होगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या एनर्जी है। मुझे स्पीड पता है इसकी, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटेशन माइनस में आती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय सेंटर से ये कितनी दूर है। क्या आंसर आया? जीरो। क्या मतलब हुआ? टोटल एनर्जी जीरो। टोटल एनर्जी जीरो मतलब ए कितना हुआ? इन्फिनिटी। 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 इसका मतलब सेंटर से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी ये पार्टिकल क्या कर गया यहाँ से? एस्केप कर गया। एस्केप कर गया, मतलब ये ऑर्बिटल मोशन करेगा ही नहीं। ये एक तरीके से इस पॉइंट पर इस सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी बन गई, क्योंकि टोटल एनर्जी जीरो हो रही है। टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब कैपिटल ए यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट लेंथ का मेजर एक्सिस मतलब रिवॉल्व ही नहीं करेगा वो। तो हम टाइम सेव करेंगे, ऑब्जेक्टिवली करना है क्वेश्चंस को, ध्यान रखो। ये एक पार्ट हो गया। अब मतलब ये बता रहा हूं कि एक्चुअली सैटेलाइट का बिहेवियर कैसा होगा डिपेंड करता है लॉन्चिंग वेलोसिटी पर। अब अगर आप इसकी लॉन्चिंग वेलोसिटी को चेंज कर दीजिए, लॉन्चिंग वेलोसिटी यहाँ पर 2 ले ले, जस्ट वैल्यू बदल दें, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तुरंत आंसर बदल जाएगा। कैसे? जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा उसमें अगर हम आप डिनोमिनेटर में 2 लगा दोगे यहाँ पर, तो ये 2r की जगह यहाँ पर 4r, यानी कि
इमीडिएटली आपको इसकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 4R 4R। और अब हम इस रिजल्ट से कंपेयर करेंगे इसको। इस रिजल्ट से कंपेयर करके बताओ A कितना आएगा इसका। 2R 2R 2R, यानी कि ये जिस एलिप्स पे जाएगा उस एलिप्स का मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब 2A, यानी कि मेजर एक्सिस उसका 4R है। ठीक है बच्चा, निकाल पाओगे कि नहीं बताओ। यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आएगा इस सैटेलाइट का रिवॉल्व करने का? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ इनको फॉलो करना है। इस रिजल्ट को इस एनर्जी से कंपेयर कर लो, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्टली आप बता सकते हो कि इस सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक पूरा सर्कल। यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर रही है सिर्फ, और A को निकालने के लिए एनर्जी के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से जो आपके न्यूमेरिकल में एनर्जी आ रही है, एनर्जी जो न्यूमेरिकली आ रही है और एनर्जी का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते रहिए। वैल्यू ऑफ A निकल जाएगी, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, टाइम पीरियड आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक और क्वेश्चन है आपको। सर ये एंगल किस लिए दिया हुआ है? एंगल इसलिए दिया हुआ है, मैं ये तो सुनना चाह रहा था। क्या आपने ये इसका आंसर आ गया जो पूछा गया था? मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई या सिर्फ A आया? अभी एनर्जी के रिजल्ट को इस एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर करके, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके क्या निकला? सिर्फ A की वैल्यू 2R। यस सर। तो क्या यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है? क्योंकि इलिप्टिकल मोशन अगर कर रहा होगा तो सेंटर ऑफ अर्थ इलिप्स के सेंटर का होगा या इलिप्स का फोकस है? ये सर फोकस फोकस होगा। फोकस पे। तो ये डिस्टेंस तो A नहीं है ना, नहीं सर। इसके लिए ये एंगल दिया हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन यूज करके। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व, सेकंड इक्वेशन नहीं, मतलब ये तो हमने एक्चुअली इसको क्या किया है, मैं एक फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया नहीं अभी, अदरवाइज वो करवा देते। अगर आप चाहो, अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब लाइक लॉजिक लगाओ, तो शायद जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे तो R1 और R2 को आप A और E के फॉर्म में ला रहे थे। मुझे नहीं पता आपने कितना ध्यान दिया उस टाइम पर। यस सर। क्या देखो, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो फिर तो मेहनत ज्यादा हो जाएगी। R1 प्लस R2 इसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं 2A 2A से 2A। यहाँ 4A हो गया। R1 को A और E के फॉर्म में अभी डेरिवेशन जब कर रहे थे ना, उस समय लिखा था हम लोगों ने सर A1 माइनस E। C1 माइनस, एक को A इंटू 1 माइनस E लिखा था और एक को A इंटू 1 प्लस E। 1 प्लस E। तो क्या बचा यहाँ पर? A स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर। तो जो A स्क्वायर बचेगा उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और ये 1 माइनस E स्क्वायर। तो मेरा तो रिकमेंडेशन आपको यही होगा कि आप इसको याद रखें। रिकमेंडेशन मेरा यही है। फायदा इससे मेरे को क्या होगा, मतलब पूरे चैप्टर के ये 3 रिजल्ट्स याद करने के लिए कह रहा हूं। बेनिफिट ये होगा, A हमने निकाल लिया एनर्जी कैलकुलेट करके, और अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, आप यहां पर एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। मास ऑफ सैटेलाइट M VR नहीं, लेकिन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का तो ये है ना, m इंटू v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। परपेंडिकुलर MVR sin थीटा। वेलोसिटी तो ये आ गई रूट ऑफ gm/2r, क्योंकि इन जनरल यहाँ पर mvr sin थीटा होता है एक्चुअली। तो m v 2r और आगे भी कुछ आएगा या बस इतना ही रहेगा? sin 60। sin 60
यानी √3/2 और आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि क्या अगर आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाए, अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल गई तो सेकंड वाले रिजल्ट से सर क्या हम ई की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू मिल हाँ, जाएगी कब तक? क्योंकि ए आप निकाल चुके हो, एनर्जी कैलकुलेट करके हम ए निकाल चुके हैं। अब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके हम लोग ई कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर उससे आर मैक्स आ जाएगा। आया ना समझ में? यस सर। जरा करके बताओ बच्चा, ये एंगुलर मोमेंटम जो आपने निकाला है यहाँ पर, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई, इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करें अगर एल की जगह पर, और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बताओ कि आपके ई कितना आ रहा है। ए आप ऑलरेडी 2r निकाल चुके हो, ए की वैल्यू पहले ही 2r आ चुकी है। देखिए जरा आप ऐसे कितने लोग ई निकाल पाते हो यहाँ से, वैल्यू ऑफ ई कितनी आ रही है। ये जो पूरा एंगुलर मोमेंटम सॉल्व किया है, इस पूरे एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन को यहाँ पर लाओ, डिवाइडेड बाय 2m, और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करो और देखो स्मॉल ई कितना बनता है। इसे बताओ क्या करना है, ये आपको समझ के क्या करना है। हो जाएगा कर रहे ठीक, सर हाफ। ई की वैल्यू भी बतानी है बच्चा ना, कर तो लोगे लेकिन वैल्यू आ क्या रही है। सर ये ई एल की वैल्यू ही बताई सर हाफ। अच्छा हाफ आ रही है, हाँ मतलब ए निकाल लिया है 2r के बराबर, ये रिजल्ट है L/2m का, L की जगह पर ये टर्म रखा है पूरा, और ये सर और- हाफ आ रही है। तो फिर अब बताओ r मैक्स कितना आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस a × 1 + e होती है। 3r। हाँ 3r मतलब सेंटर से मैक्सिमम 3r डिस्टेंस पर, यानी सरफेस से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होंगे। सेंटर से अगर मैक्सिमम 3r डिस्टेंस पे हो तो सरफेस से मैक्सिमम 2r। डिस्टेंस 2r हो जाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी इसकी, क्योंकि a × 1 + e अगर मैक्सिमम R। डिस्टेंस है तो a × 1 - e मिनिमम डिस्टेंस है। सर आर। तो मिनिमम R हो डिस्टेंस, गया। मिनिमम डिस्टेंस r आने का मतलब समझे क्या होगा, बता रहा हूं आपको। यानी इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होगा वो ये कुछ ऐसा होगा, ये जिस एलिप्स पे जाएगा वो एलिप्स अर्थ की सरफेस को लगभग टच करता हुआ, अर्थ के सरफेस को सर ये तो ऑलमोस्ट खतरनाक है। टच करता हुआ यहाँ से निकल, ऐसा सैटेलाइट हुआ ये, छूता हुआ निकल जाएगा। मतलब जो लोग यहाँ पे होंगे उनका तो लाइफ गई। अर्थ के इस पार्ट पे जिनकी भी जो भी जिनका भी घर मकान होगा, सैटेलाइट उनके घर को तोड़ता हुआ still। और एग्जांपल देते हैं, अब क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बार फिर से वही हमारा प्यारा अर्थ, अब की बार इसके सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस पॉइंट, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, और आप हॉरिजेंटली थ्रो करते हो, बिल्कुल टेंजेंशियल थ्रो, फ्रॉम सरफेस टेंजेंशियल थ्रो, मास m, वेलोसिटी जो दी जा रही है स्टार्टिंग वाली वो √g कैपिटल M, मतलब 3g कैपिटल M by 2 times of r, √3 कैपिटल G कैपिटल M by 2r। बताओ इसका मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। क्विकली मूव करें।
दो ही स्टेप करने हैं यार, आपको वेलोसिटी दी गई है, उसकी पोजीशन दी गई है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, दोनों का टोटल निकालो और इससे कंपेयर करो। या एकदम शांत हो जाते हो, अभी पूरी क्लास में 3-4 को छोड़ के बाकी को ऐसा लग रहा होता है जैसे मोबाइल ऑन करके या लैपटॉप ऑन करके बैठे हैं खाली। लोग कहाँ फीस देते हैं उनको समझ में नहीं आता, घर बैठे रहा करो यार। जब रिस्पॉन्ड नहीं करना है 3-4 के अलावा, 5 के अलावा, बाकी सब सन्नाटे में बैठे हो, चला कोई चैप्टर पढ़ा दो, उनके मुंह से आवाज निकल सकती है। ए फिर से 2R आ रहा है। सर ए 2R आ रहा है। ए तो 2R आ गया, 2R आ रहा है। ठीक है, E मतलब बता निकाल रहे हैं रहे। बाकी बेवकूफी की एक हद होती है यार, मतलब कुछ भी पढ़ा लो, कोई भी चैप्टर पढ़ा लो, जैसे मर्जी पढ़ा लो, आसान चैप्टर, टफ चैप्टर, पहले बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए। हाफ स्मॉल ए में वेलोसिटी स्क्वायर, देन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर इक्वल टू ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। समझ आया? तो मैंने ए की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 2R 2R आ रही है। बस ये में, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल पाथ पे जाएगा जिसका मेजर एक्सिस की हाफ लेंथ 2R है, तो और इस बार सेंटर ही फोकस होगा बिकॉज ये 90 डिग्री पे है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, सेंटर से यहाँ पर 2R डिस्टेंस मैक्सिमम बनेगा आपका। सेंटर से नहीं बनेगा ये, एक्चुअली सेंटर से नहीं होगा। ये पॉइंट कहाँ पर होगा पता है आपको? ये जो पॉइंट है इलिप्स में 90 डिग्री वाली वेलोसिटी किन पॉइंट्स पर आती है? जहाँ पे मेजर माइनस एक्सिस सर मेजर माइनर एक्सिस पे, जब प्लेनेट माइनर एक्सिस की एंड पे हो या फिर मेजर एक्सिस की एंड पे होगा, तभी वो इलिप्स के सेंटर से जो आर बनेगा उसके 90 डिग्री पे होगा। इलिप्स के सेंटर से जो आर बनेगा उसके 90 डिग्री पे, या तो मेजर एक्सिस की एंड पे होता है या माइनर एक्सिस की एंड पे होता है। यानी इलिप्स का सेंटर अर्थ का सेंटर है। ये एक बार ये कौन चीज सी रिपीट एक्सिस कर का एंड दीजिए। पॉइंट हुआ है? ये कौन सी एक्सिस का एंड पॉइंट है? सर माइनर ये माइनर एक्सिस का। माइनर एक्सिस का होगा। माइनर एक्सिस है। मतलब बी आ रहा है, बी यस सर बी आ रहा है। यस सर बी की वैल्यू आर हो गई और ए की वैल्यू 2R हो गई। 2R और हमें तो फिलहाल सेंटर से ही डिस्टेंस पूछा गया है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ? सेंटर से तो डिस्टेंस ए के बराबर ही लिखा जाएगा। नहीं, सेंटर से तो ए ही है ना मेरे पास। यस सर इलिप्स सेंटर के सेंटर पॉइंट से तो ए डिस्टेंस पे ही हो गया। यस सर तो 2R ही हो जाएगा। और एक केस और आता है बच्चा, रुको यार। एक केस और आता है जिसमें आप पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हो, कोई एंगल वैंगल नहीं है, सीधा वर्टिकल प्रोजेक्शन। पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड किसी भी वेलोसिटी से, मान लेते हैं कोई भी वेलोसिटी है v0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 g कैपिटल M बाय, या इसको मैंने 4/3 की जगह यहाँ पर k लिखता हूँ, एक टर्म k है, k टाइम्स रूट gm बाय कैपिटल R। यहाँ पर कुछ टर्म k लिख दिया मैंने। v0 इक्वल टू रूट ऑफ k gm बाय कैपिटल R वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया इसमें। इसमें तो कोई इलेक्ट्रिकल मोशन नहीं हो पाएगी। यस सर बिकॉज जब आप वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दोगे तो ये बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा, रॉकेट की तरीके से, दिवाली वाले रॉकेट की तरीके से स्ट्रेट अप जाएगा और एक इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी कहीं पर। यस सर यही फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। द पोटेंशियल
एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे। तो इसके लिए इन रिजल्ट्स की नीड नहीं है मेरे को, बिकॉज ये रिजल्ट्स तब आएंगे जब ऑर्बिटल मोशन हो। यहाँ पर कोई ऑर्बिट तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स लगाओ। कंजर्वेटिव फोर्स है, वन डायमेंशनल मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेंगे। इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट हो जाएंगे। हाँ इनिशियल की काइनेटिक और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। और मैक्सिमम हाइट, अगर इसको h मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट को, तो यहाँ पर ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, बट डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से लिया जाता है r प्लस अल्फा। r प्लस h। निकालो आर एच की वैल्यू। तो k/2 नहीं ये R k/2 नहीं, तो k/2 नहीं, k/2 आर भी तो आएगा। यस r भी है। करके बताओ क्या बनता है आंसर। तो h इज इक्वल टू k इंटू kr इंटू r प्लस h/2। h तो निकालना है, तो h का आंसर h के फॉर्म में कैसे आ जाएगा? h तो डिराइव ही करना है आपको। तो kr So KR आ रहा। तुम लोग पगला गए हो। सर KR upon 2 minus K। यस सर k/2 माइनस So KR minus KR upon 2 minus K होगा। मतलब कैपिटल R और ब्रैकेट में यहाँ पर k डिवाइडेड बाय k माइनस 2। यस सर, तो 2 माइनस k है। 2 minus k। सर 2 minus k। 2 2 minus माइनस के होगा। यस सर। अब सही है, जो लोग k इंटू आर कहते हैं वो पगला गए हैं, या तो उनकी मैथ खराब हो गई है। सर अपॉन नहीं करा तो वो। हाँ तो पड़ोसी आएगा तुम्हारा करने के लिए है। नवाब साहब हो तुम कहीं के भाई। ये जानबूझ के k के फॉर्म में लिया है मैंने। अब मैं आपको k के कुछ वैल्यूज बताता हूँ, देखो आंसर क्या आएगा। इंटरेस्टिंग है ये, इस k के कुछ रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 1 कितना आएगा मैक्सिमम हाइट? r मतलब हम एक तरफ k के लिस्ट तैयार करेंगे और एक तरफ h मैक्स के लिस्ट तैयार करेंगे। k1 r 1.5 k is 1.5 3r 3R k equal to 2 infinity। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम हाइट इज नाउ कर रहा है तो 2 मीटर पे एस्केप कर रहा है। वेलोसिटी यानी k equal to 2 escape। तो आप यहीं से escape वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बोल सर सकते ये हो। आप बता चुके escape बट फिर भी velocity। सर आप डिराइव करा चुके। पहले क्वेश्चंस लगाए थे ना हम लोगों ने, तो आज तो मैं सिर्फ ये रियलाइज करा रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए ये 3 कंसेप्ट और एनर्जी कंजर्वेशन और कहीं कहीं पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बस इतने से आप किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। सेकंड वाले का रिजल्ट फिर भी बहुत रेयर है। मेनली ये 2 फॉर्मूले का यूज होता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। इसके अलावा या तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रेविटेशन का कोई भी क्वेश्चन ले आओ, सब सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से डिराइव हो जाता है एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट, विच इज रूट ऑफ k की वैल्यू 2 कर देंगे अगर यहाँ पर, तो 2 टाइम्स g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ये एस्केप वेलोसिटी है। मतलब जब तक यहाँ पर फैक्टर 2 से कम रहेगा, जब तक यहाँ पर फैक्टर 2 से कम रहेगा, तब तक मैक्सिमम हाइट के कुछ डेफिनेट वैल्यू आएगी। जैसे ही 2 करोगे इनफाइनाइट वैल्यू पहुंच जाएगी। और अगर 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो, मान लो 3 रख दो, फिर माइनस में आ जाएगी। माइनस में आएगा सर। क्या मतलब हुआ? वापस नीचे आ जाएगा। क्या मतलब हो गया? मैक्सिमम हाइट माइनस में,
कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जब वो ऑलरेडी एस्केप कर गया है, ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड सर के मतलब बियॉन्ड ये जा तो हुआ कि ऊपर फेंकने पे नीचे जा रहा है। हाँ, तो ये मतलब मीनिंगलेस बात हो गई एक तरीके से। यस सर, ऐसे तो धरती के अंदर घुस जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी होगा कि ऊपर फेंकेंगे नीचे घुस जाएगा वो। यस सर, ऐसा लग रहा है अंदर घुस गया। ना मीनिंगलेस है एक्चुअली। जब एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी आप दे रहे हो तो इन्फिनिटी से लौट के थोड़ी आएंगे। और दूर चले जाएंगे। इन्फिनिटी से दूर कहाँ जाए भाई? इंटरस्टेलर स्पेस जो होता है ग्रेविटेशन में बोलते हैं जिसको, उसके बियॉन्ड कहाँ चले जाओगे? अरे इसकी ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गए, बस किसी और के ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे। सोलर सिस्टम में खाली अर्थ थोड़ी है। इसी के ना स्पेशल केस में, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की थ्योरी थी, इसी के स्पेशल केस में अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट्स पे जाओ, सेम है, स्पेशल केस है सर्कुलर ऑर्बिट्स का, तब भी यही रिजल्ट लगाओ, सेम रिजल्ट्स इसमें भी लगाओगे। अर्थ का सेंटर, उससे उसका रेडियस हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर मान लें, और उसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा हो ऑफ स्मॉल एम मास, उसकी अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v ऑर्बिटल कह दीजिए इसको। सेम रिजल्ट्स यहाँ भी लगाएंगे, एनर्जी का यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज सर्किल और एलिप्स सिमिलर कर्व होते हैं। सर्किल इनफैक्ट स्पेशल एलिप्स कह सकते हो, जिसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की जो वैल्यूज होती है वो इक्वल है, a = b। तो जब आपने जनरलाइज कर रखा है तो उसका स्पेशल केस भी यहाँ लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखे हम, फिर से हम डिराइव नहीं करने वाले। जब इलिप्स का डिराइव कर चुके हो तो वह उसकी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की जगह आप ऑर्बिट का डायमीटर यूज कर लें। तो अगर हमारी ऑर्बिट स्मॉल आर रेडियस की है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर, डायमीटर ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल आर अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट लिखते हैं, 2 small r g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्मॉल r की जगह, मतलब 2a की जगह r रख लीजिए। जो काम इलिप्टिकल ऑर्बिट का मेजर एक्सिस का था वो काम सर्कुलर ऑर्बिट में डायमीटर करेगा। और इवन इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी सेम फॉर्मूले से याद करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय √gm, और a⁵2 की जगह रेडियस ले लेंगे इसका, स्मॉल r⁵3/2। और ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए आप सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट लगा लो, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका सेंटर की तरफ लगेगा वही इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं इसको, मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस यानी स्मॉल r स्क्वायर, इक्वल टू इसके सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स mv² डिवाइडेड बाय r। निकाल लेंगे इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। बोले जी, √gm/r। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैपिटल M। हाँ, स्मॉल m नहीं कैपिटल M, राइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी के रिजल्ट में स्मॉल m नहीं आएगा। ये पिछले बार भी जब पढ़ाया था तब भी हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आप जिसके ऑर्बिट पे हो, जिसके चक्कर लगा रहे हो उसके मास पे डिपेंड करेगा, कैपिटल M के ऊपर, √g कैपिटल M/r। बाकी रिजल्ट्स के लिए इनका ही यूज करते रहो आप। कंप्लीट हो गया, बताओ। यस सर। हटा दें इसको, हटाएं इसको। यस सर।
सर्कुलर ऑर्बिट में एक और चीज आती है, ऑर्बिट्स का ट्रांसफर होना। ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट्स एक और आता है। ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को लोअर एक्साइटेड लेवल से अपर एक्साइटेड लेवल पर लेके जाना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट का ऑर्बिट है जिसका रेडियस मान लें r1 है, और हमें इस सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज करना है और इसको चेंज करना है नए ऑर्बिटल रेडियस r2 की तरफ। मतलब सैटेलाइट r1 रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई मैकेनिज्म फॉलो करनी है जिससे इस सैटेलाइट का ऑर्बिट r1 से बदल करके r2 पहुंच जाए। अर्थ का रेडियस अपना कैपिटल R मानेंगे, अर्थ का मास कैपिटल M ले लेंगे, सैटेलाइट का मास हम स्मॉल m रखेंगे। इनिशियल ऑर्बिट r1 रेडियस की है, फाइनल ऑर्बिट r2 रेडियस की। ये इनिशियल वाली ऑर्बिट है, ये फाइनल ऑर्बिट। ये वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन प्रोसेस करते हो आप, Yes. तो कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी इसमें सैटेलाइट के एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। हाँ, ऑर्बिट ट्रांसफर करने के लिए लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी इस क्वेश्चन में। जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r1 माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r2। हाँ, मतलब फाइनल एनर्जी निकाल दीजिए। सर जो दोनों माइनस की एनर्जीज है उनका डिफरेंस हो जाएगा। सिंपल सा है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। Yes. और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम किसी नए फॉर्मूले की तरफ ले जाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही है। Yes. तो माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a की जगह डायमीटर यानी कि 2r, तो 2r फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी की जगह रख दोगे आप माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2 टाइम्स r इनिशियल। बस ये इसका आंसर है, r इनिशियल और r फाइनल। समझ आया ये चीज? Yes sir. कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये क्लियर हो गया? Yes sir. ठीक है, यस सर। अब ये होगा कैसे, ट्रांसफर होगा कैसे? जो सैटेलाइट मान लो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट, इंडिया का सैटेलाइट ले ले जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या फिर से हम यहाँ से किसी आदमी को भेजेंगे सैटेलाइट के पास कि तुम जाओ और उसका ऑर्बिट का रेडियस बदल दो? नो सर, वो कुछ फ्यूल बर्निंग के द्वारा वाले दी जाएगी। कंसेप्ट से होगा। फ्यूल से वेलोसिटी बढ़ा के फिर से आगे। हाँ, क्या करते हैं, कुछ आइडिया देखो। फ्यूल थ्रस्ट कर देता है अचानक से। हाँ, सर ये वो अगर ये हमारा कोई थोड़ी देर घूमता रहता है। यहाँ वेरिएबल मास वाला कंसेप्ट है यस सर। Yes कि sir. अगर कोई सैटेलाइट, सुनो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। सैटेलाइट की पहले वाली वेलोसिटी रही होगी vi, तो इससे क्या करते हैं, सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होता है उसके अपोजिट साइड पर एक रॉकेट लॉन्च करते हैं इसके थ्रू, मतलब कुछ मास रिलीज करते हैं। Rocket propulsion. जिस साइड सैटेलाइट की वेलोसिटी है उसके अपोजिट साइड पर कुछ मास इसमें से बाहर निकालेंगे, तो इसमें एक रिकॉइल इफेक्ट आएगा, Yes. और रिकॉइल इफेक्ट की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यस सर। और जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो ये अपना सर्कुलर पाथ लीव कर देगा, सर्कुलर पाथ पर आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। रिकॉइल होने के बाद अपने सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यू न करके ये एक इलिप्टिकल पाथ पे चलने लगेगा, जिसको ट्रांसफर पाथ कहते हैं। यस सर। यहां से कुछ मासेस रिलीज करेंगे, रिकॉइल इफेक्ट की वजह से सैटेलाइट की वेलोसिटी बढ़ेगी, सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ करके वो किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जाएगा जिसको हम ट्रांसफर पाथ कह रहे हैं, और वो सैटेलाइट उस ट्रांसफर पाथ जो कि इलिप्टिकल है उस पर तब तक चलेगा जब तक कि वो ट्रांसफर पाथ यानी कि वो इलिप्टिकल पाथ सैटेलाइट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर नहीं आ जाते। यहां तक ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। सर जैसे मिशन मंगल में हुआ था। हाँ, उतना ही रिकॉइल दीजिए। हाँ बिल्कुल
लिसन मंगल, उतना ही रिकॉइल दीजिए जिससे कि ये सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़े और इलिप्टिकल ऑर्बिट पर जाए, और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट नए ऑर्बिट पर जाकर के टर्मिनेट कर जाए। और यहां पर जब सैटेलाइट इस नए ऑर्बिट के पास पहुंचता है विद सम वेलोसिटी, तो यहां पर फिर एक रॉकेट अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज करते हैं। 2 स्टेप्स में होता है ये, एक बार पहली वाली ऑर्बिट को से निकलने के लिए और एक बार फाइनल ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने के लिए। एक बार इनिशियल ऑर्बिट को एग्जिट करने के लिए रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और दूसरी बार फाइनल ऑर्बिट में सेटलमेंट के लिए फिर से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अगेंस्ट द वेलोसिटी। एक बार फिर यहां रिकॉइल दिखाते हैं, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ाई जाती है और ताकि ये एक नए ऑर्बिट पर सेटल हो जाए और उसके बाद फिर ये रिवॉल्व करे। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं, मतलब ये 2 स्टेज फिनोमेना है। स्टेज 1 ये होती है जहां पर अपना पहला ऑर्बिट हम छोड़ते हैं, और सेकंड स्टेज वो होती है जब आप ट्रांसफर पाथ से वापस फाइनल ऑर्बिट पे आते हो। स्टेज 1 पर कितनी एनर्जी दी गई होगी ये क्वेश्चन है, और स्टेज 2 पर कितनी एनर्जी दी गई होगी ये सेकंड क्वेश्चन है। यहां जो आंसर निकाला है ये दोनों स्टेज की एनर्जी को मिला करके आता है। मतलब ये पूरी एनर्जी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये सिर्फ एक बार में नहीं मिलेगी, ये 2 बार में मिलती है। इसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यहां पर मिलेगी और इसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी सेकंड स्टेज पे मिलेगी। 2 बार में डिवाइड करके मिलती है। यहां पर कितना एनर्जी सैटेलाइट को दिया गया होगा ताकि वो अपना इनिशियल ऑर्बिट छोड़ करके ट्रांसफर पाथ पर जाए, और फिर यहां पर कितनी एनर्जी दी गई होगी ताकि वो अपने ट्रांसफर पाथ को छोड़ करके फिर फाइनल ऑर्बिट पे आ जाए। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ये जो ट्रांसफर पाथ है ये एलिप्स है। कितने लोग को आइडिया लग रहा है इसके मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? ट्रांसफर पाथ RI प्लस RF। RI प्लस RF। RI प्लस RF। हाँ, अब सुनिएगा, जब ये सैटेलाइट अपने सर्कुलर ऑर्बिट में था तो कितनी एनर्जी से रिवॉल्व हो रहा था? जब ये अपने सर्कुलर ऑर्बिट में था तो इसका एनर्जी कितना था? यहाँ पर एनर्जी इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट -GM/2R। एक मिनट, एनर्जी था उसका -G(M)(2RI), और जैसे ही वो अपना इस सर्कुलर ऑर्बिट को छोड़ करके इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चला जाएगा तब उसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी? -G(M)(2RI)। यहाँ मेजर एक्सिस चाहिए आपको, 2a का मतलब मेजर एक्सिस -GM/RI प्लस RF। RI प्लस RF। RI प्लस RF। तो पहले जब ये इनिशियली ऑर्बिट में था तो ये एनर्जी थी, जैसे ही रिकॉइल फिनोमेना दिया और ये इस इलिप्टिकल पाथ पे जाने लगा तो इसमें इतनी एनर्जी आ गई। बाद वाली एनर्जी में से पहले वाली एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दो, आप कह सकते हो दिस इज द एनर्जी गिवन इन स्टेज 1। पहले स्टेज पर ये एनर्जी मिली, और स्टेज 2 पर क्या एनर्जी आई देखिए। स्टेज 2, अब आप इलिप्स से वापस सर्किल पे जा रहे हो, फ्रॉम इलिप्स टू सर्किल। तो अब जिस सर्किल पर आप फाइनली जाओगे उसमें कितनी एनर्जी बनेगी? जिस सर्किल पर हम फाइनली ऑर्बिट -GM/2RF। सर अब इसमें से टोटल एनर्जी ऑफ स्टेज 1 माइनस कर दे। अब इसमें नहीं, इसमें से इस इलिप्टिकल पाथ की एनर्जी को माइनस करो। चलो फिर RI प्लस फाइनली सर्कुलर पाथ, और इसमें से पहले आप इलिप्टिकल पाथ पे हो तो इलिप्टिकल पाथ वाली एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारी डेल्टा E स्टेज 2 की है।
ये इतना ऑब्वियस चैप्टर भी नहीं है, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तुम लोग को समझ ही नहीं आएगा इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप तो भाई एसएल अरोड़ा और न्यूटन फिजिक्स के बियॉन्ड पढ़ोगे सर नहीं अब आगे। दोनों को ऐड करने वापस से वही आ जा रहा है जो आना ही है वो, स्टार्टिंग में आया था। आना ही है वो। जेई और ओलंपियाड तो आपके ड्रीम्स में है खाली, सच्चाई बताऊं आपको, सिर्फ ड्रीम्स में है, बकवास बातों में, गॉसिप्स करने के लिए है जेई आपके लिए। अभी भी कोई सीरियसली इसको नहीं ले रहा होगा, गारंटी दे सकता हूं कि इन रिजल्ट्स को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा है। उनको ये लग रहा है कि ऐसा अरोड़ा में तो फॉर्मूला दे रखा है, ये फालतू बकवास चल रही है यहाँ पर। स्कूल वालों ने तो फॉर्मूला बता दिया था हमारे। लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनर्जी का ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी वजह से हम ग्रेविटेशन के कई सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली कर सकते हैं। और ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है तब भी और सर्कुलर ऑर्बिट है तब भी। इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2a का मतलब मेजर एक्सिस, सर्कुलर ऑर्बिट में 2a का मतलब डायमीटर, दोनों के लिए काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ग्रेविटेशन का यही है। और उसके अलावा ये कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखेंगे, और अगर फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हो तो डिराइव करना पड़ जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक बेसिक प्रिंसिपल यूज करेंगे और एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर लेंगे। वहां पर दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ये दो बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करो, रिजल्ट्स का यूज ना करें, या फिर अगर रिजल्ट्स याद है तो जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। और इनफैक्ट ये भी पूछा जा सकता है, अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर बनाने को दे दिया जाए या मेरे जैसा कोई हो, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ ट्रांसफर टाइम कितना लगेगा, इस ऑर्बिट से अगले ऑर्बिट पे जाने में कितना टाइम चलेगा। तो टाइम पीरियड और फॉर्मूले में एक्सिस की वैल्यू रख तो देंगे। क्या पूरा ऑर्बिट किया है या हाफ ऑर्बिट किया है? हाफ किया है। डिवाइड बाय 2 भी करेंगे। तो इसका हाफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सर सर ये समझ में आ गया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट जाके दूसरा ऑर्बिट में जाता है फाइनल वाले में, लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट क्यों जाता है ये नहीं पता। यस सर, मुझे सर भी ये भी पूछना डाउट था। डायमेट्रिकली अपोजिट इसलिए जाता है, देखिए अगर डायमेट्रिकली ऐसा अपोजिट नहीं इसलिए होगा होता ना, है क्योंकि 90 तो डिग्री आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप डायमेट्रिकली अपोजिट होगे तो इलिप्स का टेंजेंट और सर्कल का टेंजेंट यस कोइंसाइड कर सर। जाएगा। सर अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं होंगे तो थ्रस्ट को भी आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। हाँ, आपको सैटेलाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ जाएगा ना फिर। यस सर, इधर अभी तो 90 क्या है डिग्री कि है, जिस उधर भी 90 डायरेक्शन में जा डिग्री। रहा है आप उसी डायरेक्शन में उसको बूस्ट कर रहे हो, सिर्फ उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो। सर वरना फिर थ्रस्ट को भी एक एंगल पे देना पड़ेगा। हाँ, और वो मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, एंगल पर थ्रस्ट निकालना टफ है, क्योंकि जो नोजल्स होते हैं ना, जहां 90 से डिग्री है उधर भी 90 जो डिग्री। सैटेलाइट के नोजल्स होंगे जहां से गैसेस या रॉकेट्स निकलेंगे, वो एंगल पर नहीं होते हैं, वो हमेशा वर्टिकली निकलते हैं वहां यस से। सर, उनको Yes, एंगल sir. पे कैसे करेंगे फिर? हाँ, तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो ज्यादा बेटर तुम्हें बता सकते हैं कि ये सब क्यों पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है इकोनॉमिकली टफ हो, या हो सकता है कि उसका टेक्निकल पार्ट कंट्रोल करना टफ हो, क्योंकि अगर ये ये चीज पॉसिबल हो जाए तो फ्यूल बच जाएगा ना। नहीं वो मान सकते हैं, आपकी बात बच जाएगा, बट क्या पता है इसमें। अभी अगर आपने मिशन मंगल देखा हो मूवी, अगर आपने, तो उसमें जब उनकी बातचीत होती है तो कई सारे टेक्निकल इश्यूज पर बात होती है कि इसको हम लाइट वेट नहीं बना पाएंगे आगे। सर डायरेक्शन से थ्रस्ट देने में दिक्कत है कि दूसरी डायरेक्शन से अगर बदल गया तो फिर और एक्स्ट्रा फ्यूल बर्निंग में जा सकता है वो फ्यूल। तो हाँ, क्योंकि आप स्पेस में सारा कंट्रोल हमारे पास नहीं है, कोई एक्सटर्नल बॉडी उससे आके टकरा गई तो। Yes, sir. सर सबसे नहीं बड़ी पता प्रॉब्लम वो, तो एंगल पे थ्रस्ट देना ही हो गया बिल्कुल। कि एग्जैक्ट किस एंगल पे थ्रस्ट देना है। हाँ, वो कंट्रोलिंग, क्योंकि देखो अगर आप 0.1 डिग्री का भी मिस कैलकुलेशन हुआ तो पूरा मिशन फेल होता है। वही सर। अभी चंद्रयान के साथ जो हुआ अपने, पूरा मिशन सक्सेसफुल होने के बाद लास्ट मोमेंट पर फेल हुआ वो। Yes, sir. और सर एक मेरा क्वेश्चन और है सर, ये एक बार हाँ। स्टेज 1 पे जैसे इजेक्ट करते हैं
तो उसके बाद भी फ्यूल बर्न होता रहता है क्या? उसके बाद तो नहीं होता होगा सर, जब डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंच जाता होगा तब एक बार और करना पड़ता हाँ होगा। तभी तभी होता है, तभी होता है। तब कैसा लॉस होगा सर? तब रिफिल तो भी करना चलता रहता पड़ता होगा ना, क्योंकि रिफिल तो होगा बच्चा नहीं। देखो मैं भी आंसर नहीं दे पाऊंगा इसका, बताऊं मैं, इसलिए मैं अगर आंसर दूंगा तो गोल मोल आंसर दूंगा और आप मान तो लोगे लेकिन वो सही नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कोई गलत चीज डालूं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके सही आंसर्स आपको वही दे पाएंगे जो प्रॉपरली एस्ट्रोफिजिसिस्ट लोग होंगे, वो दे पाएंगे। और उसके लिए भी मेरे ख्याल से जितनी फिजिक्स हम लोग जानते हैं और जितनी मैथ हम जानते हैं, शायद उससे तो हम नहीं समझ पाएंगे। मतलब इनको समझने के लिए और मैथ चाहिए और फिजिक्स चाहिए। तो इस स्टेज पर सारे आंसर्स नहीं मिल सकते। मतलब वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको, मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ। सर उसने क्वेश्चन क्या पूछा था सर? क्वेश्चन यही पूछा था कि स्टेज 1 पर कितनी एनर्जी ऐड की गई थी और स्टेज 2 पर कितनी एनर्जी ऐड की गई थी। और ये भी क्वेश्चन जेई के ऊपर ओलंपियाड्स में जब आप एंटर करोगे तब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब वो उतने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका कनेक्शन आपके क्लास 11th के रिजल्ट्स के साथ हो, जिसकी फिजिक्स आपको क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट बोलो। यस सर। जी सर। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ ऑर्बिट वाला रिजल्ट्स भी आपको माइंड में रखना है यार, याद रखना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। ठीक है, इसको और मतलब मेनली इसको याद क्या करना है, ये रिजल्ट ये नहीं याद करना है, तुम्हें ये समझना होगा कि ये कैसे यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन समझ जाओगे तो सारी चीजें आसान है। अगर इसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा फिर डिफिकल्ट। और एक बार बताना, ये शायद प्रीवियस लेक्चर में हुआ है या नहीं हुआ है, बाइनरी स्टार सिस्टम हुआ है आपके यहाँ? यस सर, सर। यस सर हो सर आपका जियो स्टेशनरी वाला भी हो चुका है सर। बाइनरी, जियो स्टेशनरी, पोलर सैटेलाइट्स, ये सब मेरे ख्याल से हो चुके हैं। पोलर वाला नहीं हुआ सर। बोला नहीं है। पोलर नहीं पोलर नहीं, पोलर जियो स्टेशनरी हो चुका है, बाइनरी वाला हो चुका है। जी यस सर, सर। दोनों हो चुके यस हैं। सर, ये दोनों हो चुके हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स मुझे याद है कि हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट यस कर लिया सर। था। मतलब उस समय Yes, हमने sir. ये कहा था कि केपलर्स लॉ होल्ड कर देते हैं, केपलर लॉ में क्योंकि एंगुलर क्योंकि मोमेंटम के एंगुलर concept मोमेंटम है। पड़ेगा। यस सर, केपलर Yes, लॉ sir. बताया था। तो आज आप देख लो ये भी कंप्लीट हो गया। और ये डिफिकल्ट नहीं है, मतलब केपलर लॉ वाले पोर्शन को आप कह सकते हो कि 2 चैप्टर्स यूज हो रहे हैं, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि आप इस रिजल्ट को याद रखें। और ज्यादा रिजल्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 ही रिजल्ट है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, मर्जी आपकी है। ओके सर। सर वो डीए बाय डीटी वाला इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा? उसके क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है कभी। और एक स्पेशल क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो है ग्रेविटेशनल प्रेशर का क्वेश्चन है। ये ग्रेविटेशनल प्रेशर क्वेश्चन जो जेईई एडवांस 2015 में आ चुका है। इसकी पहले आपको थ्योरी समझाए क्या है। अगर क्लास 9th थोड़ी ईमानदारी से पढ़ा हो तुम लोगों ने, क्लास 9th को पढ़ने का मतलब वो रीडिंग मारने वाला नहीं, उसमें कुछ आपको ऐसा कंसेप्ट जरूर बताया गया होगा कि अगर आप किसी लिक्विड जिसकी डेंसिटी को डी डिनोट करें और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर P0 है, एच रो जी, हाँ, तो इससे सर h एच रो डिस्टेंस, जी होता है सर। इससे h डिस्टेंस नीचे जाने पर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ज्यादा होता है। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h। एच डी जी। पढ़ा है आपने ये रिजल्ट? यस सर। सर। सर ऐसा क्यों होता है ये पता है? सर नीचे जाते प्रेशर बढ़ता जाता है वाटर के प्रेशर के। सर नीचे जाते जाते मैं भी ऑब्जेक्ट बोल, के चारों तरफ से प्रेशर लगता है। वो तो मैं भी बोल रहा हूँ प्रेशर बढ़ता है, बट क्यों बढ़ता है? लिक्विड भी प्रेशर लगाने लिक्विड लगता भी है। प्रेशर एक्सर्ट करने Buoyancy। लगता है एटमॉस्फेयर के साथ। ओके, तो अगर हम इससे DH डिस्टेंस और नीचे चले जाए तो h तो आगे DH और आ जाओ, तो प्रेशर और लगेगा।
H प्लस कितना होना DH आ जाएगा उसमें, H प्लस डी DH लो DG। मतलब P प्लस DP लिख देंगे इसको, और ये P नॉट प्लस HDG प्लस डी प्लस G प्लस एक बार और लिख देंगे DH इंटू D इंटू G कर देंगे। यस यस सर। तो ये ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा क्या? आपने कहा लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, बट मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ ग्रेविटी, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होता तो सर तो नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता। तो मेन तो ग्रेविटी की वजह से हुआ ना सब कुछ। पहली बात तो ग्रेविटी की प्रेजेंस होनी चाहिए वहां पर। यस सर, तभी ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी। हाँ, लेकिन ये लिक्विड का प्रेशर है। अब इसकी जगह पर प्लैनेट्स पे आइए। टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक पे ये सिर्फ आपको जस्ट दिमाग में डालने के लिए था। अब अगर हम ये मान लें कि पूरे स्पेस में कोई एक आइसोलेटेड प्लेनेट है विदाउट एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस प्लेनेट का मास दे रखा है कैपिटल M, इसका रेडियस गिवन है, डेंसिटी निकाल सकते हैं स्फेरिकल प्लेनेट मान करके। पहला क्वेश्चन, इसके सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा? कोई एटमॉस्फेयर नहीं है प्लेनेट के ऊपर। RDG। अरे मालिक, प्रेशर में प्रेस वर्ड है, प्रेस करने के लिए कोई चाहिए। मुझे इस बोर्ड को प्रेस करना है तो मैं इसको प्रेस करने के लिए मेरी जरूरत है या नहीं है? सर सरफेस पे जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। कौन प्रेस करेगा जब ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एटम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर। प्रेशर कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। तो किसके साथ कांटेक्ट में है? अकेला प्लेनेट है, ऊपर कोई गैस नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। तो आप ये कहोगे कि इसके सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू 0। लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से इस प्लेनेट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आप बताएंगे ग्रेविटेशन की वजह से प्लेनेट एक्सपैंड होना चाहेगा या फिर वो आपस में श्रिंक करना चाहेगा? क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल श्रिंक करना चाहेगा। स्प्रिंग करना चाहेगा। को अट्रैक्ट कर रहे हो। समझ आया आपको? तो अगर मैं यहां पर कोई एक लेयर चूज करूं, यहां पर कोई एक लेयर चूज करूं जिसका रेडियस स्मॉल r है, और एक और लेयर चूज करूं जिसका रेडियस r प्लस डी है, एक r रेडियस की लेयर और एक r प्लस डी। अब जरा रिकॉल करके मुझे ये बताओ, जितना मटेरियल इस डी पोर्शन में है, जितना मटेरियल इस डी पोर्शन में है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा? जो इस डी के बाद वाली लेयर्स है वो लगाएंगी, या जो इस डी के पहले वाला मैटर है वो लगाएगा? पहले वाला। बाद वाला। ग्रेविटेशन में आपको पहले बताया जा चुका है इस बारे में। यस सर। अंदर जो मटेरियल है। याद आया आपको ये चीज? यस सर, याद आया। यस सर। सर वो स्फीयर में हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, तो कितना मैटर इस डीआर पोर्शन पे है? मैटर इन द डीआर पोर्शन, मतलब कितना मास इस डीआर पोर्शन में है, ये निकालने के लिए आपको इस डीआर पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे डीआर पोर्शन का? बाहर वाले सरफेस का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सरफेस का वॉल्यूम। बाहर वाले सरफेस की वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई, रेडियस बाहर वाले का r प्लस dr क्यूब, और अंदर वाले सरफेस का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करना अपने आप, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। इसमें एक टर्म dr क्यूब का भी आएगा,
जब Yes, a sir. प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक टर्म dr क्यूब का आएगा, उसको नेग्लेक्ट करना है, एक टर्म dr स्क्वायर का आएगा, उसको भी नेग्लेक्ट करना है। तो ये वॉल्यूम नियरली बन रहा 4 पाई r स्क्वायर dr, और 4 पाई r स्क्वायर dr को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें अगर, d फॉर डेंसिटी, तो ये वो मास आ गया जो इस dr के अंदर है, मास इनसाइड द dr पोर्शन, और इस मास पर अंदर वाला मटेरियल फोर्स लगाएगा, बाहर वाला नहीं। तो जो अंदर वाला मटेरियल है वो कितना फोर्स लगाएगा, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल G। एक मास हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, m1 m2। दूसरा मास मुझे ये चाहिए जो r डिस्टेंस के अंदर है, मतलब इस r वाले पोर्शन में। तो 4/3 pi r cube into d। तो वो लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू d, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस स्मॉल r स्क्वायर। और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब इस dr लेयर पर ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगी ऐसे, चारों साइड से ऐसे अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ये फोर्स कैलकुलेट की गई है इसका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितने एरिया पर है? 2 pi r dr. 2 pi r dr। अरे मालिक, ये स्फेरिकल फोर्स, ये स्फीयर है, स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 4 pi r। 4 pi r 4 pi r square। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। क्या ये प्रेशर की डेफिनेशन नहीं है? Yes, जी sir. सर. Yes, sir। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यस सर। ये जो फोर्स निकाला है डिवाइडेड बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर, आ रही बात समझ में ये? जी सर. और ये प्रेशर नहीं बोलेंगे बिकॉज ये सिर्फ dr पोर्शन लिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? dp, मतलब प्रेशर का डिफरेंशियल पार्ट है, ये प्रेशर नहीं है बिकॉज हमने सिर्फ dr की लेयर ली है। सर एक ये डाउट था कि सर जब वो क्या कहते हैं ग्रेविटेशन की वजह से उसकी टेंडेंसी टू श्रिंक है, तो सर उसकी जो बाहर वाली लेयर्स फोर्स लगा रही होती है, हम लोग उनको क्यों नहीं सिग्निफिकेंस में लेते हैं? तो थ्योरम न्यूटन की बता चुके बच्चा। एक्चुअली ग्रेविटेशन की वजह से तो प्लेनेट श्रिंक करना चाहता है, बट इंटरनल प्रेशर्स की वजह से वो बचा रहता है। अंदर से इस लेयर पर प्रेशर की फोर्स आती है, अंदर वाला मटेरियल प्रेस भी कर रहा होता है, इसको ग्रेविटेशनल प्रेशर बोलते हो आप। इन साइड से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और बाहर से ग्रेविटेशन एक्सर्ट होता है, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर प्रेशर लगा रहे हैं, वैसे ही इस प्लेनेट के सब्सटेंस भी, प्लेनेट के मटेरियल भी एक दूसरे के ऊपर प्रेस भी कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको मतलब ग्रेविटेशनल प्रेशर जो हम निकालते हैं, मतलब वो है कि जो मतलब देखा जाए कि जो सेंटर उसका बाहर की लेयर्स पे मतलब ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। जी सर। उसको नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो यार। आप Yes, ऐसे मानो ना कि अगर r रेडियस का कोई स्फीयर है और इसके ऊपर आपने कोई मटेरियल रखा, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा इसके ऊपर? ऊपर, अपवर्ड सर। तो ऐसे समझ लो कि इस dr लेयर पे अंदर वाला मटेरियल बाहर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है। और एक्चुअली तुम लोग पता नहीं किस डेफिनेशन से पढ़ते हो, प्रेशर नॉर्मल फोर्स से ही डिफाइंड है। प्रेशर की अगर एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ोगे, हाँ, तो ये हमेशा बोला जाता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स होता है पापा।
सारा कंसेप्ट खराब होता है गलत डेफिनेशन पढ़ने से। anyway, पूरा ये होगा। इसमें डी डेंसिटी है वो बाद में निकालेंगे। फाइनली डेंसिटी को मास और रेडियस के फॉर्म में लास्ट में लेके आएंगे। टोटल मास पता है, टोटल रेडियस पता है, तो डेंसिटी रिप्लेस हो जाएगी। अब इसमें आपको लिमिट्स लगानी है। स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू P और कैपिटल आर मतलब कि सरफेस पे जब आ जाएंगे तो वहां पर कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पर 0 वैल्यू रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना, प्रेशर एट डिस्टेंस स्मॉल आर। और इसको समझने के लिए जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन जरूर करना। 15 या 13 में से कोई एक है, मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, या तो 13 में है या 15 में है। और ये एक्चुअल में इरडो में भी है, मतलब पहले ये इरडो में है, बाद में जेईई एडवांस में है। ठीक है जी, अभी चलो खत्म कर रहे हैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सो